हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका दोस्त अजय। मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें मेरा उद्देश्य है कि मैं जीएस और साइंस आपका 1-2 महीने के अंतराल में ख़त्म कर दूं, ठीक है। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में भाग 2 को कंप्लीट कर लिया था। आइए भाग 3 स्टार्ट करते हैं हमारे संविधान का। तो इसमें है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित हैं और ये हमने अडॉप्ट कहाँ से किए हैं, तो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात करते हैं 1895 की। 1895 में सबसे पहले इनकी मांग हुई थी, जो कि फिर एनी बेसेंट ने मौखिक रूप से 1925 में इनकी मांग रखी। सबसे पहले बात करते हैं लिखित मांग, जो मतलब नोट स्वरूप था, लिखित में था, तो वो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने रखी थी। किसके अंडर? नेहरू रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। 1928 में, याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 में बात करते हैं तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी। बात करते हैं 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति तैयार की गई। तेज बहादुर सप्रू समिति के रिपोर्ट के अनुसार फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 और कोर्ट एक्ट मतलब पार्ट 4। बात करते हैं पार्ट 3, जिनके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है। बात करते हैं कोर्ट एक्ट वाले। कोर्ट एक्ट मतलब भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इनका पर्पज होता है, डीपीएसपी का पर्पज क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है, ठीक है। इनके कारण ही मतलब जो है डीपीएसपी है, इन्हीं के क्षेत्र में आर्टिकल 41 के अंतर्गत राइट टू गेट वर्क, हमें काम पाने का अधिकार है, ठीक है। काम पाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर काम नहीं मिलता है तो इसके प्रति हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में एक किंग थे, किंग जॉन, ठीक है। मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग कहाँ हुई थी? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था। तो मैग्ना कार्टा हम 12 से 35 मतलब मौलिक अधिकारों को ही कहते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग 1215 ईस्वी में किंग जॉन ने प्रस्तुत की थी मैग्ना कार्टा में। आगे बात करते हैं भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है। बात करते हैं दूसरा, तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक वर्णित है। तीसरा है राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक वर्णित है। बात करते हैं चौथा हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक वर्णित है। आर्टिकल 31 को जो संपत्ति का अधिकार था वो से निश्चित कर दिया गया। इसको 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको 300A में डाल दिया गया है, ठीक है। इसको क्यों हटाया गया? जब 1951 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया, तो जो भूमि अधिग्रहण ये आया था, मतलब सरकार जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी ज़मीन को हड़प रही थी, और हड़प कर जो पुराने छोटे किसान हैं उनको बांट रही थी, ठीक है। तो उनका केस आ रहा था संपत्ति के अधिकार, जब भूमि अधिग्रहण के अधिकार जे भूमि अधिग्रहण अधिनियम था, इसके अंतर्गत हम जमीन हड़प रहे थे, तो उन जमींदारों के संपत्ति का हनन हो रहा था, संपत्ति का अधिकार छिन रहा था, तो इस कारण इसको हटाना पड़ा। आगे पढ़ते हैं। छठवां हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसको वर्णित है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साहब, इनके द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा, सॉइल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को बताया गया है। किसको? आर्टिकल 32 को। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना। आर्टिकल 32 को अकॉर्डिंग टू मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा बताया गया है, ठीक है।
बात करते हैं आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसमें मौलिक अधिकारों की परिभाषा, उसमें राज्य की भी परिभाषा दी गई है। राज्य, जिसमें राज्य एक इकाई, किसी भी इकाई को समझा गया है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक राज्य, एक राज्य और एक क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र, एक शहर, हर किसी को, एक कंपनी, एक संस्था, मतलब उसको राज्य का दर्जा दिया गया है। एक बैंकिंग संस्था, उसे भी राज्य बताया गया है। तो इसमें राज्य की परिभाषा और क्या मिलता है, हमको मौलिक अधिकारों की परिभाषा देखने को मिलती है। बात करते हैं आर्टिकल 13 की। बात करते हैं आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 में संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में चेंज ना हो। ठीक है, तो क्या कहेंगे, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एंड इन फंडामेंटल राइट्स विदाउट चेंजिंग इट बेसिक स्ट्रक्चर। आगे पढ़ते हैं हम। राइट टू इक्वलिटी, जो हमारे समानता का अधिकार है, 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो 361 आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ ये नहीं कर सकते विधि के समक्ष समानता। आगे बताते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए इम्पीचमेंट एक्ट, महाभियोग लाया जाता है, याद है, याद रख लेना। ठीक है, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, तो इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, राइस, सेक्स, बर्थ प्लेस, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर समानता। ठीक है, आर्टिकल 15 में इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 15 याद रखना। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर समानता का प्रावधान है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, समान अवसर लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 16 अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ढंग से याद कर लेना। समान अवसर लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अपवाद है इसमें 16, अनुच्छेद 16 4 में वर्णित है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के तहत रिजर्वेशन, मतलब हमारे देश में कुछ पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, SC और ST के कैटेगरी के अंतर्गत उनको रखा जाता है। उनको कुछ हालातों में कुछ उनको आर्थिक रिजर्वेशन, आरक्षण प्रदान किए गए हैं, यही अपवाद में आता है, वरना समान अवसर लोक नियोजन की समानता आर्टिकल 16 के अंतर्गत है, याद रख लेना। बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 17 की, तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की बीमारी खत्म, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, याद रख लेना। अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आपसे पूछेंगे कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, तो किसमें, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। बात करते हैं आर्टिकल 18 की, तो भारत से उपाधियों का अंत, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधि का यूज ओनली डॉक्टर, डिफेंस आफ्टर रिटायरमेंट कर सकते हैं, डिफेंस वाले आफ्टर रिटायरमेंट, डॉक्टर का PhD करके, जो भी ज्ञान की डिग्री धारण करके, और जैसे भारत द्वारा सम्मानित नागरिक सम्मानों द्वारा, जो सिविल ऑनर्स होते हैं उनके द्वारा। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, जो कि 19 से 22 तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) की बात करते हैं, तो उसमें वाक की स्वतंत्रता है। क्या है, वाक की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है इसमें। लेकिन अब क्या कर सकते, अपन को बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी अपशब्द कहें या अपने राष्ट्र के खिलाफ बोलें, ये हमारे लिए स्वतंत्रता नहीं है। फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग मतलब झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, बात करते हैं 19(2) में, अनुच्छेद 19(2) में फ्रीडम टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस और ए मीटिंग पीसफुली एंड विदाउट वीपन्स, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19(2) में वर्णित है। बात करते हैं
बात करते हैं 19(3) की। अनुच्छेद 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू मेक यूनियन। क्या है? फ्रीडम टू मेक यूनियन। बात करते हैं अनुच्छेद 19(4) की, तो फ्रीडम टू रन एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, क्या है? फ्रीडम टू रन एनीवेयर इन इंडिया। तो भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। क्या है? रोम एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19(4) में वर्णित है। बात करते हैं 19(5) में, तो फ्रीडम टू लाइव एनीवेयर इन इंडिया, भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता हमको दी गई है 19(5) के द्वारा। अब अपवाद हैं, ये अपवाद भी खत्म कर दिए गए। जम्मू कश्मीर का 370 के अंतर्गत जो उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब हम कहीं भी भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बाकी ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है, पहले ये अपवाद था, अब नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं 19(6) में, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता सभी में है। ठीक है, सभी राज्यों में हम व्यापार करने की स्वतंत्रता रखते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो अपराध में संरक्षण, कंजर्वेशन इन ऑफेंस। आगे पढ़ते हैं। 20 के अंतर्गत कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे अनुच्छेद 20A, वन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विक्टिम बिफोर ऑफेंस इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले उसे आरोपी नहीं कहा जाएगा। समझ गए? न्यायालय जब तक सिद्ध ना कर दे कि आरोपी है, तब तक उसे आरोपी नहीं कहेंगे। अनुच्छेद 20(2), सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, एक अपराध के लिए केवल एक सजा का प्रावधान है। इसमें एक्सेप्शन है अमेरिका। अमेरिका में जो वर्ग है ना, वो अमीर वर्ग अलग है, निचला वर्ग है जो गरीब वर्ग अलग है। तो अमीर के लिए अलग सजा का प्रावधान है, और अमीर के लिए, गरीब के लिए एक ही अपराध के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान है। आईपीसी में अलग अलग सजाएं हैं इंडिया में। ठीक है, आईपीसी के तहत। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20C या तीसरा, व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ। समझ में आ गया? खुद गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 21, फ्रीडम टू लाइफ, मतलब प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आपातकाल में भी नहीं छीने जाते। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। इमरजेंसी की स्थिति भी बन रही हो ना, तो आर्टिकल 21 और 20 नहीं छीने जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। जब प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22, कंजर्वेशन एंड केस ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है हमें अनुच्छेद 22। आगे पढ़ते हैं। 3 कंडीशंस दी गई हैं। 22A, गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को उसका अपराध बताया जाना अनिवार्य है। द पर्सन शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द ऑफेंस बिफोर अरेस्ट। ठीक है, और कंडीशन दूसरी है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को न्यायालय में या न्यायाधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। दिस इज कंपल्सरी टू प्रेजेंट द पर्सन इन कोर्ट और बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, कंडीशन तीसरी है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए अधिवक्ता चुनने का अधिकार है। अधिवक्ता मतलब वकील या लॉयर। आगे पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। मानव तस्करी मतलब लोगों को खरीदना बेचना। बात करते हैं, आपने देखा होगा जो जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। मतलब आदमी अगर जिंदा है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आदमी मर जाता है तो उसके अंगों को बेचकर
जो अंदर के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बेचकर व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो उनकी ज़्यादा कीमत होती है, जब आदमी जिंदा रहता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बात करते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं लिया जाएगा। ये पहला वायसराय जिसने इस पर प्रतिबंध लगाया था वो था 1884 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसी ने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया था 1881 में लॉर्ड रिपन ने। आगे पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक वर्णित है। आगे पढ़ते हैं कल अनुच्छेद 25 की, वन हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है, ठीक है। ये अनुच्छेद 25 के तहत है। तो बात करते हैं सिख जो कृपाण धारण कर सकता है वो उसके लिए स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत ही जैन धर्म को ग्रहण कर संलेपन और संथारा कर मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार था, बट अब नहीं है। संलेपना प्रक्रिया और संथारा प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती, इसमें व्यक्ति खुद को बहुत ही ज़्यादा कष्ट देकर अपने खुद को मृत्यु प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। वो अपने बाल नोचते थे, अपनी खाल क्या पता आग में बैठ जाते, गरम तेल में बैठ जाते थे, मतलब इतनी बुरी मरने के लिए ऐसे ऐसे प्राणायाम करते थे। तो इसको पूरा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ने बैन कर दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 26 राइट टू कंडक्ट अ रिलीजियस प्रोग्राम ए मीटिंग। बात करते हैं किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन को आयोजन करने का अधिकार है अनुच्छेद 26 के तहत, ठीक है। तो हमारी पहली बार जो रिलीजियस सेंसस थी, धार्मिक जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, ठीक है। जिसमें कौन कौन शामिल है, हमारे वही धर्म वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, ठीक है। चीन में बैन है। चीन में बैन क्या है, बुद्ध धर्म के अनुयायी, बट इंडेक्स में नॉन रिलीजियस किसे समझते हैं वे, फर्स्ट पे ईसाई और मुस्लिम्स को, वो दो ही धर्म नहीं समझते। चीन में बैन है बुद्ध धर्म के अनुयायी बस, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 27 में एवरी रिलीजियस इनकम इन इंडिया विल बी कंसीडर टैक्स फ्री, मतलब भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। जो भी मंदिर वगैरह में जो दान पेटियों में दान आता है ना, उन पे कर नहीं लगता है, ठीक है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन है कि भारत के अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटीज को अधिकार है कि धार्मिक शिक्षा के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक में हमारे इधर कौन आते हैं, मुस्लिम्स वगैरह, तो उन्होंने मदरसे खोल रखे हैं, ठीक है। जैविक प्रेयर करना, जो हम जैविक प्रेयर करते हैं, जैसे मतलब जो स्कूलों में प्रेयर कराई जाती है, ये कोई वो नहीं है कि मतलब धार्मिक शिक्षा, वो हमारे मन को अच्छा लगता है, इसलिए सुबह सही करने के लिए करते हैं जैविक प्रेयर, नॉर्मल हर स्कूल में कराई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक वर्णित है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। बात करते हैं अनुच्छेद 29 में क्या है, वन हैज़ द राइट टू फॉलो एंड डेवलप हिज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, व्यक्ति को अपनी भाषा, विधि, संस्कृति को मानने तथा उसका विकास करने का अधिकार है। बात करते हैं आर्टिकल 30 की, तो व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने तथा प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 31 है नहीं है, क्योंकि इसको निरसित कर दिया गया है, लीगल राइट था, ठीक है। इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको किसमें अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32। अच्छा, ये रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती हैं और हाई कोर्ट के द्वारा 200 आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती हैं। रिट कब जारी की जाती है? मौलिक अधिकार के हनन करने पर। ठीक है, तो आर्टिकल 32 रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम पढ़ेंगे। 4-5 प्रकार की हमारी जो रिट होती हैं। ठीक है, पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। समन क्या होता है? समन, समन मतलब कॉल, मतलब बुलावा। जब लोअर सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट में हो, मतलब कोर्ट द्वारा जब हमारे लिए कोई लेटर या जब आता है, बुलावा आता है, तो उसको समन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन मतलब कॉल, बुलावा। अब बात करते हैं रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली है हैबियस कॉर्पस। कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मीन्स क्या है? टू गेट एनीथिंग फिजिकली, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं परमादेश की। ठीक है, मैंडेमस। मैंडेमस की बात करते हैं। यह रिट सरकारी कर्मचारी या किसी संस्था के खिलाफ जारी की जाती है जिसने संविधान का उल्लंघन किया हो, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, जब कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो यह रिट सरकारी कर्मचारी या किसी संस्था के खिलाफ जारी की जाती है। बात करते हैं तीसरी, उत्प्रेक्षण। ठीक है, सर्टियोररी। बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेक्षण होता क्या है? यह रिट अधीनस्थ लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ लोअर कोर्ट न्यायालयों या निचली अदालतों के खिलाफ जारी की जाती है जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। किसके खिलाफ? जो अधीनस्थ न्यायालय है या निचली अदालतों के खिलाफ जारी किया जाता है जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं ठीक ढंग से। बात करते हैं प्रोहिबिशन, निषेध या प्रतिषेध। यह रिट, इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, इनके अंतर्गत जो लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, इनके द्वारा कोई भी जब निर्णय जारी किया जाता है, ठीक है, तो इनके द्वारा लिए गए निर्णय को जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रद्द कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वाय वारंटू। क्वाय वारंटू मतलब अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा की बात करते हो, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी भी सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है तो इस रिट के तहत उसकी नौकरी रद्द की जा सकती है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब जी हैं, और बात करते हैं मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ मतलब 33, 34 और 35। ठीक है, 33, 34, 35 में मार्शल लॉ दिए गए हैं। अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इसी तरह से मेरे और वीडियो चाहिए तो भाइयों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना इस वीडियो को ना भूलें। थैंक यू। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।